सभी को जोहार। जय भील प्रदेश, जय आदिवासी। साथियों, आज इस देश के आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है और यूँ कह सको कि एक बहुत बेहतरीन मतलब अगर सबसे बड़ा का त्यौहार अगर माना जाए, अपने जो त्यौहार चले आ रहे हैं उससे भी अगर कुछ बड़ा माना जाए तो उसे आज माना जाना चाहिए और मनाना चाहिए। अब ऐसा आज 5 जनवरी को क्या है, बहुत सारे सामाजिक लोगों को तो पता ही होगा कि आज क्या है, और कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो भी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। उदाहरण के लिए मान लो ये जो SBI का कार्ड है, SBI बैंक है और बैंक पर टैग लगा हुआ है नाम का। अगर SBI का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा तो उसकी पहचान कोई नहीं बता पाएगा। बैंक अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन एक देश के जो इस देश में रहने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, उनमें भी इस देश का मूल मालिक कौन है, यह पहचान बताने वाला जो निर्णय आया था वो आज 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र के एक केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। हमारे सभी आदिवासियों को यह पढ़ने और समझने की आवश्यकता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। आज हम देखेंगे हमारे क्षेत्रों में लगभग जगह धर्मांतरण, कहीं धर्मांतरण चल रहा है, कहीं क्या चल रहा है। कोई ईसाई बना रहा है, कोई हिंदू बना रहा है, कोई रामपाल का बना रहा है, कोई हरियाणा वाला बना रहा है, कोई कथा सुना के कृष्ण वाला बना रहा है, कोई सतनामी वाला बना रहा है, कोई गायत्री परिवार वाला अपने लोगों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? वो आपके इसलिए कि आपका विकास करना चाहते हैं, इसलिए कि वो आपको सही मुख्य धारा में ले जाना चाहते हैं। मुख्य धारा का मतलब क्या है? कि आदिवासी जो जीता है वो सही से नहीं जीता क्या? नहीं, सबसे अगर बेहतर कोई जीता है तो सिर्फ आदिवासी जीता है, जो प्रकृति के साथ जीता है, प्रकृति के अनुसार जीता है। हम जब दूसरों की नया नया कुछ सिटी वाला चीज़ें दिखते ना तो उसमें इंसान गोवा जाता है कि हाँ किस प्रकार से, और बहुत चकाचौंध वाली है तो दुनिया बहुत अच्छी होगी। वो चकाचौंध वाली दुनिया ही बहुत ज़्यादा खराब है। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी पहचान की बात करना चाहूँगा। आज 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कैलाश बनाम महाराष्ट्र। ये जजमेंट लेके बैठा हूँ मैं। कोई अगर साथी पढ़ना चाहे तो इसका मैं बता दूँ, इसका क्या है, ये अपील क्रमांक बता देता हूँ। आपराधिक अपील संख्या विशेष अनुमति याचिका संख्या 10367/2010 से उत्पन्न, 2010 से केस चालू हुआ था, कैलाश बनाम महाराष्ट्र, है ना। केस कुछ यूँ था कि हमारे भील समुदाय की एक महिला थी जिसका नाम नंदाबाई था, और नंदाबाई के साथ अपने आप को जो उच्च जाति के कुछ लोग कहते हैं, एक लोग ने नंदाबाई के साथ रेप किया था। रेप करने के बाद उस बंदे ने उस चीज़ से पलट गया। जब नंदाबाई पेट से हो गई तो कुछ पलट गया। उनके साथ कई प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही, जैसे कि
बताना चाहूँगा मैं। थोड़ा पढ़ के बताऊँगा तो कुछ 2-4 लाइनों, इससे जजमेंट पूरा 4-5 पेज का है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको मोटा मोटा कुछ बता पाऊँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आप समझ पाओ। यह अपील एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है कि भारत में हमारे कितने लोग जनजातीय लोगों, अनुसूचित जनजाति या आदिवासी के साथ व्यवहार करते हैं, जो संभवतः भारत के मूल निवासियों के वंशज है, लेकिन अब हमारे लगभग 8% है। कुल जनसंख्या और एक समूह के रूप में भारत में सबसे अधिक हाशिए पर और कमजोर समुदायों में से एक है, जिसमें उच्च स्तर की गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, बीमारी और भूमिहीनता शामिल है। ये इसमें 21 में लिखा है। पॉइंट नंबर 5 में लिखा, वर्तमान मामले में पीड़िता 25 साल की एक युवा महिला नंदाबाई है, जो भील जनजाति से संबंधित है, जो महाराष्ट्र में एक अनुसूचित जनजाति है, जिसे आरोपी व्यक्तियों ने लात घूंसों से पीटा और उसे फाड़ने के बाद नग्न कर दिया। जब उन्होंने एक तो साथ गलत किया, उसके बाद उन्होंने उसे इतना मारा कि उन्होंने कपड़े फाड़ दिए और उन्हें नंगा कर दिया। शब्द बहुत गलत है, वस्त्र विहीन कर दिया। ब्लाउज और ब्रेसियर, और फिर आरोपियों द्वारा पिटाई और दुहार करते हुए उन्हें नग्न अवस्था में गांव की सड़क पर घुमाया गया। नंदाबाई भील के साथ उन्होंने इतनी बर्बरता की कि उन्होंने पहले तो वो घटना की, उसके बाद उन्होंने नंदाबाई भील के साथ उन्होंने मारपीट की, उनके कपड़े निकाल दिए गए और पिटाई करी उन्होंने और नंगा करके गांव में घुमाया। चारों आरोपियों का अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अहमदनगर 5/2/1998 को धारा 452, 354, 323, 506 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया और 6 महीने के लिए आरआई भुगतने और रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई गई। 100 वर्ष, उन्हें 1 वर्ष के लिए आरआई भुगतने और रुपये जमा करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं को SC/ST अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध से बरी कर दिया गया, लेकिन IPC के प्रावधानों के तहत दोषी सिद्ध की पुष्टि की गई। हालांकि जुर्माने से संबंधित ठीक है। अभियुक्त पक्ष का मामला यह है कि पीड़िता नंदाबाई, जो भील समुदाय से है, अपने पिता, विकलांग भाई और विकसित बहन के साथ रहती थी। उसके PW9 विक्रम के साथ, जो आरोपी था, विक्रम के साथ अवैध संबंध थे, यानी प्रेम प्रसंग वाला मामला था। उसने उसकी बेटी को जन्म दिया था और उसके माध्यम से दूसरी बार गर्भवती भी हुई थी। विक्रम एक उच्च जाति का है और उसका विवाह उसके परिवार द्वारा उसकी ही जाति की एक महिला से तय किया जा रहा था। दिनांक 13/5/1994 को शाम लगभग 5 बजे जब पीड़िता नंदाबाई अपने घर पर थी तो चारों आरोपी उसके घर गए और पूछा कि विक्रम के साथ अवैध संबंध क्यों है, और उसे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। उस समय आरोपी कैलाश और बालू ने उसके हाथ पकड़ लिए और आरोपी सुबाबाई उर्फ सुभद्रा ने उसकी साड़ी उतार दी। इसके बाद आरोपी सुभाष ने उसका पेटीकोट उतार दिया और सुबाबाई ने पीड़िता नंदाबाई का ब्लाउज और ब्रेसियर फाड़ दिया। इसके बाद आरोपी सुबाबाई और बालू ने पीड़िता नंदाबाई को गांव की सड़क पर घुमाया और उस समय वहां मौजूद चारों आरोपी पीड़िता नंदाबाई के साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे थे। फिर रात को FIR हुई, है ना, केस दर्ज हुआ और उस केस में पहले तो नया छूट भी गए। छूटने का कारण क्या था? हाँ, फिर उसके बाद हमें आश्चर्य हुआ, अनुसूचित जनजाति का ST/SC एक्ट नहीं लगा, क्योंकि उसमें जाति प्रमाण पत्र उन्होंने गलत बताया। इसमें बता रखा है कि हमें आश्चर्य है कि अनुसूचित मामलों अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत आरोपी की सजा को उच्च तकनीकी का आधार पर खारिज कर दिया गया कि जाति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस जाति प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए खारिज कर दिया। फिर इसमें कुछ स्पेशल अगर बताया जाता है, पंचनामा बना गया
इसमें विक्रम ने कुछ हद तक विभेजन पक्ष का समर्थन किया। उसने पीड़िता नंदाबाई के साथ अपने अवैध संबंधों को स्वीकार कर लिया और स्वीकार किया उससे एक बेटी और एक दूसरी बार गर्भवती हुई। भले ही उन्होंने वास्तविक घटना का समर्थन नहीं किया, लेकिन राय है कि विक्रम के साक्ष्य कम से कम उनके स्वीकार किए गए बिंदु पर पीड़िता नंदाबाई के साथ पुष्टि करते हैं। इसमें एक बेहतरीन पॉइंट है, पॉइंट नंबर ये 17 से। और गैर लोगों का अपने लोगों के प्रति क्या मानसिकता, अब इसमें ये भी समझ सकते। एक पॉइंट ये भी दे रखा है इसमें। अपीलाकर्ताओं का आरोप है कि बीज समुदाय के लोग फटे कपड़ों में रहते हैं क्योंकि उनके पास पहनने के लिए उचित कपड़े नहीं है। यह सेम आरोपी की मानसिकता को दर्शाता है। क्या समझते हो अपने प्रति उनका विचार देखें। 17 नंबर का पॉइंट है, भील संभवतः भारत के कुछ मूल निवासियों के वंशज से जो देश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर दक्षिणी राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि में रहते हैं। वे ज़्यादातर आदिवासी लोग हैं और कई के बावजूद अपने कई आदिवासी रीति रिवाजों को सुरक्षित करने में कामयाब रहे। अन्य समुदाय द्वारा उत्पीड़न और अत्याचार, अल्पसंख्यकों और स्वदेशी लोगों की विश्व निर्देशिका भारत आदिवासी लेख में कहा गया कि 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में भीलों पर बेरहमी से अत्याचार किया गया था। यदि कोई अपराधी पकड़ा जाता और पाया जाता है कि वह भील है तो अक्सर उसे मौके पर ही मार दिया जाता था। महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी में ऐसा चल रहा था कि अगर कोई भील बेवजह भी किसी को पकड़ा जाता और उनको पता चल जाता कि वो भील था तो उन्हें मार दिया जाता सीधा। समझ रहे हो, मार दिया। ऐतिहासिक ग्रंथों हमें बताते कि संपूर्ण भील समुदाय को मार डाला गया और मिटा दिया गया। इसलिए भील पहाड़ों और जंगलों के गड्ढों में पीछे हटे। आज डूंगरों को देख रहे हो कि नहीं, अच्छे जहाँ जगह भी रहने की नहीं है वहाँ भी आज भील रह रहे हैं। उसका कारण क्या है मालूम? गैर लोगों द्वारा इतना मारा गया, इतना पीटा गया, उसके बाद हमारे लोग इतने दूर जाके रहने लगे। इस प्रकार मार दिया गया ना। दूसरा, इस प्रकार भील संभवतः भारत के कुछ मूल निवासियों के वंशज है जिन्हें आदिवासी अनुसूचित जनजाति कहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आदिवासी कहाँ लिखा, आदिवासी कहाँ लिखा, कौन से शब्द में लिखा। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा भाई, ये दिखा देता हूँ, दिखे तो ये देखो, इसमें वीडियो में शायद ही दिखेगा, है ना, जजमेंट पढ़ लेना भले। आदिवासी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है जो वर्तमान में भारत की आबादी का केवल 8% है। अब तुम बोलते हो 140 करोड़ जनसंख्या है, हम सब हिंदू, हम सब ईसाई, हम सब मुस्लिम, ये कहते हो ना। तो 140 करोड़ जनसंख्या का 8% ही है भाई, और 8% ही आदिवासी है, सब नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? भारत की बाकी 92%, बाकी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी आबादी अप्रवासियों के वंशजों की, वो गैरों के वंशज, आदिवासियों के वंशज नहीं है भाई। इस प्रकार भारत मोटे तौर पर उत्तरी अमेरिका की तरह अप्रवासियों का देश है। हम इस पर कुछ विस्तार से विचार कर सकते हैं। कोर्ट इंटरेस्ट ले रहा है इस चीज़ में, पता नहीं कोर्ट क्यों इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन ले रहा है क्योंकि भील समुदाय के डीएनए की बात है ना, तो शायद उस मैटर में इंटरेस्ट ले रहा है। देखो, जबकि उत्तरी अमेरिका नए अप्रवासियों का देश से जो पिछले 4 या 5 शताब्दी में मुख्य रूप से यूरोप से आए थे, वहीं भारत पुराने अप्रवासियों का देश है जहाँ पिछले 10,000। अब कुछ लोग कहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या आदिवासी की बात कर रहे हैं, हम तो हिंदू है। और अभी भाई एक भाई से महाराष्ट्र वाला कोई भाई था, वो भी भील था, वो भी मेरे से बहस कर रहा था। तो मैं भाई कहना चाहता हूँ कि आपका इतिहास 2000 साल पुराना है, हम 10,000 साल पुराने इतिहास की बात करना चाहते हैं कि हम कब से हैं। 10,000 साल पुराने इतिहास को पढ़ना और समझ जाना चाहते हैं हमारे लोगों को, और उस पहचान को कायम करना चाहते हैं जो 10,000 साल पुरानी है। 10,000 वर्षों से लोग आते रहे हैं यहाँ। ऐसा संभवतः आज भारत में रहने वाले लगभग 92% लोग अब प्रवासियों के वंशज जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और कुछ हद तक उत्तर पूर्व से आए थे। क्योंकि यह हमारे देश की समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इस पर थोड़ा विस्तार से विचार करना आवश्यक है। कोर्ट ने बोला ना, लोग असुविधाजनक क्षेत्रों से आरामदायक क्षेत्रों के पलायन करते हैं। यह स्वाभाविक है क्योंकि हर कोई आराम से रहना चाहता है। आधुनिक उद्योग में आने से पहले हर जगह कृषि समाज थे और भारत के लिए स्वर्ग था, क्योंकि कृषि के लिए समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए प्रचुर पानी आदि
मात्रा में उपलब्ध था। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, एक मस्त सुप्रीम कोर्ट ने एक शायरी लिखी अब लोगों के लिए। क्या शायरी क्या थी? यह शायरी है, शायर फिराकी गोरखपुरी ने लिखी थी कि सरजमी हिंद, सरजमी हिंद अक़वाम, सरजमी हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले गुजरते गए हिंदुस्तान बनता गया। यानी कई लोग आते गए, कई लोग जाते गए, तब ये भारत हिंदुस्तान बनता गया। ठीक है, ये 2 पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन सुनना ज़रूर, कोई भी काटे नहीं, वीडियो लंबा है लेकिन सुनना, क्योंकि पढ़ नहीं पाओगे, कम से कम सुन तो लो। कुछ मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ। हिंद की सरजमी पर दुनिया भर के लोगों के कारवां आते रहे और हिंदुस्तान बनता गया। भारत के मूल निवासी कौन थे? एक समय यह माना जाता है कि द्रविड़ ही यहाँ के मूल निवासी थे। हालांकि दृष्टिकोण के बाद काफ़ी संशोधित किया गया और अब आमतौर पर स्वीकृत धारणा है कि भारत के मूल निवासी पूर्ण द्रविड़ आदिवासी, द्रविड़ से पूर्व आदिवासी थे, यानी वर्तमान आदिवासियों के पूर्वज थे। इस संबंध में द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया खंड 1 प्राचीन भारत में इस प्रकार कहा गया है। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि जब द्रविड़ शब्द का प्रयोग नृवंश विज्ञान के रूप में किया जाता है तो यह एक सुविधाजनक लेवल से ज़्यादा कुछ नहीं है। द्रविड़ एक लेवल कुछ नहीं है। यह नहीं माना जाना चाहिए कि द्रविड़ भाषा बोलने वाले आदिवासी है। अपने इधर हमारे झाबा में देख लो या फिर निमाड़ी में जाके देख लो, गैर आदिवासी भी निमाड़ी बोलते हैं। और हमारे इधर क्षेत्र में भी मतलब निमाड़ी और भिली एक ही है। जो जिस क्षेत्र में रहता है, गैर आदिवासी भी अपनी भाषा बोलने लग गए। है ना, क्या था? हाँ, वो भाषा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला द्रविड़ बोलने वाले ही द्रविड़ हो नहीं सकते, क्योंकि अपने क्षेत्र में भी गैर आदिवासी जो रहते हैं अपनी भाषा बोलने लग गए, क्योंकि वो ज़्यादा समय रहने के बाद अपनी भाषा सीख जाते हैं। इसका मतलब वो नहीं कि अपने भाई हो गए। ठीक है, दक्षिण भारत में जैसा कि उत्तर में पहाड़ियों जंगलों के अधिक आदिम जनजातियाँ और उपजाऊ इलाकों के सभी निवासियों के बीच सामान्य अंतर मौजूद है। कुछ नृवंश विज्ञानियों का मानना है कि अंतर नस्लीय है और यह केवल संस्कृति का परिणाम नहीं। ठीक है, यह पूर्व द्रविड़ आदिवासी है, न कि बाद के पहले के अधिक सुसंस्कृत द्रविडियन जिन्हें आदिम मौजूद नस्ल के रूप में माना जाता है। ये पूर्व द्रविडियन लोगों से अलग है। उनका छोटा कद और छोटी नाक इस विश्वास के लिए मजबूत आधार है कि पूर्व द्रविड़ जातीय रूप से सिलोन के वेदों, सिलोन किसको बोलते मालूम है? पता लगा ना, सिलोन किसको बोलते हैं? सिलोन के वेदों सिलेबस के तलाश सुमात्रा के बातिन और संभवतः ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और द्रविडियन है ना, सिलोन को समझना क्या है। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखा है तब यह संभावित प्रतीत होता है कि द्रविड़ भाषाओं के मूल वक्ता बाहरी थे और नृवंशी द्रविड़ एक मिश्रित नस्ल है। अधिक रहने योग्य क्षेत्रों में दोनों तत्व विलीन हो गए, जबकि आदिवासियों के प्रतिनिधि अभी भी उन स्थानों में जहाँ वे नवागंतुकों के अतिक्रमण से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इन आदिवासियों ने लंबे युग के दौरान अपनी प्राचीन भाषाएं खो दी है और अपने विजेताओं की भाषाएं अपना ली है। भाषाई परिवर्तन की प्रक्रिया जो अभी भी भारत के अन्य हिस्सों में देखी जा सकती है, अन्य जगहों की तुलना में दक्षिण में अधिक पूर्ण रूप से क्रियान्वित की गई है। यह सिद्धांत है कि द्रविड़ तत्व सबसे प्राचीन है जिसे हम उत्तरी भारत की आबादी में खो सकते हैं। उससे भी मुंडा भाषाओं बोली के ऑस्ट्रिक परिवार के भारतीय प्रतिनिधियों मिश्रित भाषाओं के बारे में अब तो कुछ भी पता है, उससे संशोधित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये मोटा मोटा पढ़ लेता हूँ। इसके बाद क्या था? पहाड़ी बलूचिस्तान बहुत बड़ा इतिहास संस्कृत बता रखा है।
इस प्रकार यहाँ 26 इस प्रकार हम आमतौर पर स्वीकृत दृष्टिकोण है कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ नहीं बल्कि पूर्व द्रविड़ मुंडा आदिवासी थे, जिनके वंशज वर्तमान में छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, टोडा के कुछ हिस्सों में रहते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी, अंडमान द्वीप समूह में आदिवासी, भारत के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी जैसे गोंड, संथाल और भील आदि, है ना। गोंड, संथाल और भील ये भी है ना, ठीक है। और क्या था, हाँ, इस मुद्दे पर अधिक विस्तार में जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं, लेकिन ऊपर उल्लेखित तथ्य निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण को समर्थन देते हैं कि भारत में रहने वाले लगभग 92% लोग अप्रवासियों के वंशज हैं। यही कारण है कि भारत में इतनी विविधता है। यह विविधता हमारे देश की महत्वपूर्ण विशेषता है और इसे समझाने का एकमात्र तरीका यह स्वीकार करना है कि भारत काफ़ी हद तक अप्रवासियों का देश है। हमारे देश में सब बड़ी संख्या में धर्म, जाति, भाषाएं, जाति समूह, संस्कृति आदि है, जिनका कारण यह है कि भारत अप्रवासियों का देश है। कोई लंबा है, कोई छोटा, कोई काला, कोई गोरा, बीच में सभी प्रकार के रंग, किसी में कॉकेशियन विशेषताएं, मंगोलियन विशेषता, किसी में ग्रेनट विशेषता, पोशाक और भोजन में अंतर। हम भारत की तुलना चीन से कर सकते हैं, जो भारत भूमि क्षेत्र दोनों में भारत से बड़ा है। चीन की जनसंख्या 1.3 अरब है, जबकि हमारी जनसंख्या 1.3 अरब है। साथ ही ठीक है, क्या है, ठीक है, ये हो गया। दूसरी ओर जैसा कि ऊपर कहा गया है कि भारत पैमाने का, ठीक है, ये भी अप्रवासियों का हो गया, बहुत बड़ा बात है। और ठीक। हालांकि भारत में सभी समूह या समुदायों को औपचारिक समानता देने से वास्तविक समानता नहीं होगी, है ना। ये चरित्र, ठीक है। इसमें भीलों का बताया गया। भीलों की वीरता को उस महान भारतीय योद्धा राणा प्रताप ने भी स्वीकार किया था, जो अपनी सेना में भीलों को उच्च सम्मान देते थे। भारत के आदिवासियों के साथ हुआ अन्याय हमारे देश के इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। आदिवासियों को राक्षस कहा गया था। आप बहुत सारे सीरियल में देखोगे ना, राक्षस जिसको गंदा बताया गया। महादेव के सीरियल में भी देखेंगे, जिनको बिल्कुल गंदा बताया गया महादेव के साथ, और बिल्कुल आज भी राक्षस बोलते हैं। असुर और न जाने क्या क्या कहा जाता था। बड़ी संख्या में उनका कत्लेआम किया गया, और जो बच्चे और उनके वंशजों को अपमानित किया गया और सदियों तक उन पर सभी प्रकार के अत्याचार किए गए। उन्हें उनकी ज़मीनों से वंचित कर दिया गया और जंगलों और पहाड़ों में धकेल दिया गया, जहाँ वे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि का दयनीय जीवन जीते हैं। और अब कुछ लोगों द्वारा उन्हें उनके जंगल और पहाड़ों से भी वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ वे रह रहे हो और वनस्पति हैं, ठीक है। तो ये था जजमेंट था। इसमें बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो इसमें मेन पॉइंट जो मैं बोलने चाह रहा था कि मालिक कहाँ लिखा गया, ये बताना चाह रहा था मैं ना। बहुत बड़ी दास्तां है, हमारे लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ। आज सूट पैंट चश्मा लगा के मस्त से बैठे हैं रूम में, ऐसे ही नहीं बैठ गए। बहुत लोगों की गर्दनें गई हैं, बहुत लोगों के खून बहे हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, तब जाके हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वो इतना संघर्ष नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं पहुँचते। इसलिए बोलता हूँ कि आदिवासी किसी भी धर्म में नहीं है, समझने की कोशिश करें। आदिवासी स्वतंत्र है, कोई भी हिंदू, ईसाई, सिख, ये सब बाहरी है। या आपको बरगलाने के लिए आपको इसलिए साथ में लेना चाहते हैं कि आधे आदिवासी इधर हो जाए, आधे आदिवासी इधर हो जाए और फिर लड़ाई। आज अभी वीडियो आया था ना कि हिंदू और ईसाई वाले लड़ा रहे थे। ऐसे ही हम लड़ा कौन रहा, भील लड़ा रहा। खाली उन पर टैग है, इधर हिंदू का टैग है, इधर ईसाई का टैग है। लड़ा कौन रहा, भील, मतलब दोनों भील लड़ा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत, हमें ये लड़ाई बंद करनी है। हमें धर्म को नकारना है, क्योंकि वो अपना है ही नहीं। क्योंकि अगर धर्म को नहीं नकारेंगे तो हम अपने आपस में अपने लोगों से लड़ेंगे, और अपने लोगों से लड़ेंगे तो हमारा फायदा नहीं होगा। ये जिन लोगों ने हमें टैग दे रहे हैं और जो हम लोगों को ले जा रहे हैं उस चीज़ में, उन लोगों का फायदा होगा और हम ख़त्म हो जाएंगे। लगभग इन लोगों ने 10,000 साल से हमें ख़त्म करने की कोशिश की, फिर भी ख़त्म नहीं हो पाए। लेकिन अब जो ये डिजिटल ज़माना आया है, इसमें आप लोगों को बहला के फसला के अगर नहीं माने तो आपको मार दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है।
यहाँ लिखा है गूगल, भारत के मूल निवासी का उल्लेख है ना, इस प्रकार से भारत के मूल निवासी है ना, मूल यानी निवासी माली, द्रविड़ क्या था, भारत के निवासी द्रविड़ नहीं बल्कि पूर्व द्रविड़, मुंडा आदिवासी और भील आदिवासी और संथाल गोंड और नीलगिरी में जो रहते थे छत्तीसगढ़ में, संथाल गोंड भील मुंडा ये आदिवासी मूल वंशज है। ठीक है, समझ जाओ। ये थोड़ा इस जजमेंट को पढ़े, ये जजमेंट को बाहर लोग निकालते नहीं, मैं भी चाहता हूँ आप लोग पढ़े तो जानकारी करें और कोशिश करें कि हम हमारे समाज के लिए आवाज़ बन सकें। हमारा समाज और हमारे लोगों ने कितने कत्लेआम लोगों हमारे लोगों के कर दिए इन लोगों ने। महाराष्ट्र देखो, कहीं भी देखो, आज थोड़ा बहुत जंगल में रह रहे हैं अपन, तो अब वो जंगल कहीं वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए अपने को हटा रहे वो, जो कि जगह हमारी। इस बात को समझे। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।